समरूप त्रिभुजों से संबंधित प्रश्नों को करते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए मैं ऊपर में पूरा फार्मूला लिख दिया हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल तो रहेगा नहीं, तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, आपको दिखाते जाऊँगा फार्मूला के आधार पर ये कैसे हल हो रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः क्या दिया है आपको, एक त्रिभुज का 121 मीटर स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज का 64 मीटर स्क्वायर। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज का, तो यहाँ पे दूसरा शब्द आएगा, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, ये पूछ रहा है अपने को प्रश्न। अब देखें आपको हल कैसे करना है। आपको हल करने के लिए सबसे पहले तो एग्ज़ाम में आएगा प्रश्न, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगेगा करके। अब प्रश्न में ऐसे ही दे दिया है कि दो समरूप त्रिभुज, इस प्रश्न में दो समान त्रिभुज लिखा, तो समरूप बोले समान त्रिभुज बोले मतलब कि कौन सा प्रमेय लगने वाला है, आपका समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रमेय लगने वाले हैं। आपको मैं बताया था कि ये जो तीन दिख रहे हैं ये साइड डिवाइडेड बाई साइड हैं, मतलब कि पहले वाले का भुजा बटे ये दूसरे वाले का भुजा, जबकि ये जो तीन दिख रहा है वो क्या है, पहले वाले त्रिभुज की माध्यिका बटे दूसरे वाले त्रिभुज की संगत माध्यिका ना, संगत, ठीक है। और ये PABC लिखा, ये क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलने का मतलब AB प्लस BC प्लस CA। DEF का पेरीमीटर DE प्लस EF प्लस FD, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको, एरिया अंडर रूट में है, इस बात को ध्यान रखना। यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है कि अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं। अंडर रूट ऑफ एरिया ABC डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एरिया DEF। अब प्रश्न मेरे को जैसे डिमांड करेगा उसके अनुसार मैं, मान लो मेरे को प्रश्न डिमांड कर रहा है कि AB बटे DE को बराबर किया जाए किसके, एरिया के, तो मैं इसको बराबर करूँगा, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो प्रश्न को पढ़ के देखो। इस प्रश्न में आपको क्या समझ में आया कि एरिया दिया है दोनों त्रिभुज का, ये त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज। अच्छा और बात, ये आपको छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, ये बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है। अगर इन दोनों त्रिभुज में मैं इस प्रश्न को फिट करना चाहूँ तो 121 किसके लिए होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए, 64 किसके लिए होगा, ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका, पहला त्रिभुज मतलब कि बड़े वाले त्रिभुज का माध्यिका कितना दिया हो, 12.1, तो दूसरे त्रिभुज का माध्यिका मतलब कि इस छोटे वाले त्रिभुज का माध्यिका बताना है। तो आपको क्या समझ में आया, देखो बड़े त्रिभुज को अगर आप पहले ले रहे हैं तो बड़े त्रिभुज का क्या दिया है आपको, एरिया ना। अब ध्यान से सुने अच्छे से बात, एरिया के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट। अंडर रूट एरिया किसका, पहले वाले का, पहले त्रिभुज का, बटे एरिया किसका, दूसरे वाले त्रिभुज का। दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया कितना है, 64। अब इसको बराबर किसके किया जाना चाहिए, इसको बराबर करना है माध्यिकाओं के। अब पहले त्रिभुज का माध्यिका कितना दिया है आपको, 12.1, दूसरे त्रिभुज का माध्यिका आपने क्या मान लिया, x, यही तो निकालना है x का वैल्यू। प्रश्न आपका एक लाइन में ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन जाएगा, ठीक है, हल करने में। तो मैं इक्वल इसको 12.1 बटे x के क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, माध्यिका, तो वही तो हो रहा है। देखो एरिया का को बराबर किया जा सकता है साइड के या माध्यिकाओं के अनुपात के या पेरीमीटर के। अगर पेरीमीटर से संबंधित प्रश्न रहता तो फिर पेरीमीटर लिखता मैं, मतलब कि परिमाप लिखता, ठीक है, परिमाप या परिमिति या पेरीमीटर। यहाँ से इसको अगर मैं हल करने के लिए आगे बढ़ूँ तो रूट 121 का मतलब क्या हुआ, 11, और रूट 64 का मतलब हुआ 8, इक्वस टू 12.1 बटे में x। अब फिर त्रियक गुना x का वैल्यू निकालो, वही आंसर है अपना। तो x का वैल्यू, x उधर गया तो 8 गुना 12.1 बटे में 11, ठीक है, त्रियक गुना बस किए हैं। गुना किया जाए, 8 एकम 8, अच्छा यहाँ पे कट रहा है तो कटाया जा सकता है, या कटाओगे तो फिर कैसे किया जा सकता है, देखो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसको दशमलव को हटा देता हूँ मैं। 8 गुना 121 बटे में 11, दशमलव के बाद एक अंक था, चूंकि मैंने दशमलव को हटाया इसलिए नीचे में क्या डालना पड़ेगा मेरे को, 10। 11 से ये कट गया कितने बार में, 11 बार में। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, क्या आया, 88 बटे 10। और आपको मैं दशमलव में बताया कि 88 के नीचे में 10 है
तो 10 को अगर हटाया जाए तो 8.8 बनेगा, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक। तो आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए। बड़ा सरल सरल सा प्रश्न रहेगा, बस आपके दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए, प्रश्न बोल क्या रहा है इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड देखें, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा। दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल, फिर से क्षेत्रफल दिया, बड़े त्रिभुज की लंबी भुजा, तो इस बार माध्यिका के जगह में क्या दिया है, भुजा दिया है। तो माध्यिका के लिए भी तो माध्यिका का भी वही था और भुजाओं के लिए भी वही है ना, अनुपात। तो क्या किया जाए, डायरेक्ट किया जाए फिर से कि पहले त्रिभुज का एरिया डिवाइडेड बाई दूसरे त्रिभुज का एरिया अंडर रूट में, फिर बराबर बड़े त्रिभुज की लंबी भुजा बटे छोटे त्रिभुज का लंबा भुजा क्या है, तो मान लो x। हल करो और आंसर पाओ। फिर से ध्यान रखना 36/x लिखा हूँ मैं यहाँ पे, आप x/36 मत लिख देना। थोड़ा सा सिर्फ समझने वाली बात है इसमें। जिसका एरिया बड़ा होगा वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, बड़ा त्रिभुज। तो बड़े त्रिभुज का भुजा कितना दिया है, 36, और ये छोटे त्रिभुज का एरिया है, तो इधर क्या आएगा, छोटे त्रिभुज का भुजा। 144/81 मतलब कि 12/9 वर्गमूल का, फिर बराबर 36/x, फिर से तिर्यक गुना करें यहाँ पे, या कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, जैसे कटाना चाहें। 12 एकम 12 और ये 12 तिया 36, 9 तिया 27 और ये x एकम x, मतलब कि x का मान कितना हो गया, 9 तिया 27। क्या दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो ये लंबाई है ना एक प्रकार का, तो ये क्या आएगा आपके पास, सिर्फ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर हुआ। अगले प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न क्या लिखा है उसको कि ए बी इक्वल्स टू 18.2 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर तथा ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ये आपके पास जो साइन बना रहेगा ना, मान लो एग्जाम में ऐसे साइन बना, तो वो साइन बताता है आपको समरूप त्रिभुज का, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, यदि डी ई एफ त्रिभुज का परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर, तो मेरे को बताना है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है। ध्यान से देखेंगे, पहले डाटा दिया है ए बी वाले का, बाद में डाटा दिया आपको डी ई वाले का। ठीक है, इसमें लेकिन परिमाप में पहले डाटा दिया किसका, डी ई एफ वाले त्रिभुज का, और आपको पूछ रहा है परिमाप किसका, ए बी सी त्रिभुज का। अब देखो ऊपर का जो फार्मूला दिख रहा है ये क्या बता रहा है, ए बी और डी ई साइड को बता रहा है। ठीक है, तो आपका फार्मूला कहाँ से लगने वाला है, इतने में से कोई भी एक भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके, पेरीमीटर का। ठीक है, परिमाप का, क्योंकि आपको इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा ना भाई। आपको परिमाप निकालना है तो भुजाओं का अनुपात और परिमाप के अनुपात को इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे कि ए बी बटे में डी ई बराबर क्या बोला जा सकता है, परिमाप किसका, त्रिभुज ए बी सी का, बटे में परिमाप किसका, त्रिभुज डी ई एफ का। वैल्यू रखते जाएं, ए बी का वैल्यू कितना दिया 18.2 बटे में डी ई का वैल्यू 13 बराबर ए बी सी का वैल्यू नहीं दिया है, ये 50 मत लिख देना, वो किसका वैल्यू है, डी ई एफ का वैल्यू है, वो जो 50 पेरीमीटर जो है। आपको बताना है पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर बताना है अपने को ए बी सी का, वही पूछा है ना परिमाप। अब इसको सिंपल से हल करें, तिर्यक गुना करके 18.2 को ऐसे लिख लो, 182/13 गुना 10, 50 को उधर तिर्यक गुना करूँगा तो यहाँ पे 50 बराबर पी ए बी सी। बस इसको हल किया जाए, आंसर पाया जाए। यहाँ से 13 से इसको कैंसिल आउट करें, ये 10 से 5 बार में कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 13 एकम 13, 5 बच गया, 52 बना तो 13 चौक 52, 14 का गुना 5 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 14 पंचे 70, मतलब कि पेरीमीटर का वैल्यू कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर हुआ। ये वाला प्रश्न देखें, यदि दो समत्रिभुजों की अनुरूप भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3 है तो उनके अनुरूप शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। दो समत्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई दिया है आपको और उसको इक्वल किसके करना है, शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है। मतलब कि आपको अब इस बार पेरीमीटर से कोई मतलब नहीं और एरिया से कोई मतलब नहीं, प्रश्न में पेरीमीटर और एरिया का बात किया ही नहीं है। मतलब कि इन भुजाओं में से कोई एक भुजा लें
सॉल्यूशन एक भुजक अनुपात AB/DE बोल लिया, बराबर क्या करना चाहिए आपको, ये क्या बताता है आपको, माध्यिका ना, माध्यिका मतलब कि शीर्षलंब, ठीक है। तो AG बटे क्या कर लिया जाए, DJ, आपको ये पूछ रहा है AG/DJ। अब AG/DJ का वैल्यू वही आएगा जो AB/DE का रहेगा। तो आपको प्रश्न में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यदि आपको भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे दिया है और शीर्षलंब अर्थात माध्यिका वगैरह का आपको अनुपात पूछे, तो जो अनुपात दिया रहेगा वही क्या रहेगा आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 2:3 दिया था तो 2:3 ही क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कहीं पे वर्गमूल नहीं लगना है, कहीं पे वर्ग नहीं लगना है, ठीक है। तो मैं 4 प्रकार के आपको प्रश्न बताया, इसमें आप इस टॉपिक से संबंधित और प्रश्न अपने बुक में ढूंढें, उसको हल करने का प्रयास करें, ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक में चल रहा हूँ जहाँ पे आपको वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इन सब का फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए और वहाँ से भी आपको फिर प्रश्न कराते जाऊँगा। तो मैं अगला लिख रहा हूँ फार्मूला, पूरा सभी जितना भी मैं बताया उसके बारे में फार्मूला लिख रहा हूँ। वृत्त का फार्मूला लिखूँगा मैं, ठीक है। देखते जाएँ आगे जो बता रहा हूँ उसको। तो अब अगले आकृति के बारे में बात करते हैं, आयत के बारे में। मैं आपको जैसे अभी आयत के बारे में बताऊंगा, फिर उससे संबंधित प्रश्न बताऊंगा, फिर आयत के बाद मैं चलूंगा समांतर चतुर्भुज में, फिर उससे समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद वर्ग पढ़ाऊंगा, वर्ग से संबंधित प्रश्न करना है, फिर समचतुर्भुज पढ़ाऊंगा उससे संबंधित, फिर ऐसे सीक्वेंस से जाते जाएगा, मतलब कि आपको एक के बाद एक आकृति और उससे संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा सीरीज़ आप चाहे देखो, शिक्षक भर्ती का तो यहाँ पे थंबनेल में आपको दिखेगा कि शिक्षक भर्ती के लिए क्लास चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, ये आपका रेलवे में भी काम आएगा, व्यापम PSC का जो भी एग्ज़ाम हुआ जहाँ पे आपका मैथ्स आना है वहाँ पे ये काम आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू बने रहे वीडियो वगैरह में, ठीक है। देखते जाते हैं, अपने पास क्या है, आयत है। तो आयत कहते किसको हैं, पहले इससे भी आपका बेसिक प्रश्न बनता है। आयत क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान, ठीक है। और ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है आपके पास, एक कॉर्नर से जो दूसरे कॉर्नर तक लाइन खींचा हूँ मैं, उसको बोला जाता है डायगोनल, मतलब कि विकर्ण। तो ये हो गया विकर्ण पहला और ये हो गया विकर्ण दूसरा। चाहे तो आप इसको दूसरा बोल लो, इसको पहला बोल लो, आपकी इच्छा। विकर्ण D1, विकर्ण D2। अब ध्यान से सुनेंगे बात, एरिया निकालना है। एरिया, आयत का फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई और ये गुना चौड़ाई। तो आयत का एरिया A = L × B, लंबाई गुना चौड़ाई। अब पेरीमीटर निकालना है, परिमाप, तो L + B + L + B, तो आपका पेरीमीटर निकल गया। 2 बार L आया, 2 बार B आया, इसलिए 2L + 2B होगा, जहाँ पे 2 क्या होगा, कॉमन निकलेगा, तो 2 × L + B हो जाएगा। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या बना, 2 × L + B। फिर डायगोनल के लिए देखो, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख तो दिया हूँ, आप इसको तुरंत डिराइव कर सकते हैं। D डायगोनल, D1 का मान और D2 का मान दोनों सेम होगा। अब कैसे होगा, आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज लगाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं इसमें समकोण त्रिभुज लगाता हूँ और ये क्या है, आपके पास एक डायगोनल है, ठीक है। ये ऐसे, ये आपके पास एक डायगोनल है, D1 बोल लिया जाए, इसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ, ये हो गया B और ये हो गया आपके पास L। D1 का वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अर्थात आपको एक ठोक और बात समझ में आए कि आयत में संलग्न भुजाएं B और L, संलग्न भुजाएं B और L आपस में कितने अंश का कोण बनाते हैं, तो 90 डिग्री का, अर्थात ये समकोण बनाते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसको बोल लो लंब B का वर्ग, प्लस इसको बोल लिया जाए आधार, तो L का वर्ग। यहाँ से D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √B² + L², ठीक है। तो डायगोनल का फार्मूला क्या हुआ, √लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, मतलब कि चौड़ाई का वर्ग।
अब देखें, अगर आपको कभी कभी क्या करता है, प्रश्न में आयताकार कमरे का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है, तो ये आपके पास एक आयताकार कमरा है या घनाभाकार कमरा करके आएगा ये। तो इसमें क्या है आपके पास, ये चौड़ाई हो गया कमरे का चौड़ाई, ये हो गया कमरे का लंबाई, और ये हो गया कमरे की ऊंचाई हो गया, कमरे की ऊंचाई। ये क्या समझ में आ रहा है, कमरे का फर्श है, ठीक है, ये कमरे का फर्श है। ये 4 दीवार मिलेंगे कमरे में, और ये क्या हो गया, ऊपर का छत। तो इसका एरिया आपको निकालना है, तो क्या किया जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई के साथ गुना किसका करते जाना है, h का, ऊंचाई का। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसको ध्यान रखेंगे, एल प्लस बी मतलब कि वो ब्रैकेट में है, फिर उसके साथ गुना 2 और h का है। तो ये अपने पास फार्मूला हुआ आयत का। अब इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक प्रश्न है यहाँ पे, इसके आगे और प्रश्नों का लेवल बढ़ते जाएगा इसमें, तो ध्यान से देखते जाएंगे वीडियो को। सामने में फार्मूला दिख रहा है तो आसानी से बन सकता है अभी, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं रहेगा, इसलिए आपको फार्मूला अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन देखने से ही समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न बनना है। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। आयत बोला, दिमाग में आयत आ जाना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई बोला, तो लंबाई मतलब कि ये 3 रेशियो और ये 4 रेशियो ऐसे है, मतलब कि चौड़ाई ज़्यादा है। जबकि उसकी परिमिति क्या है, 56 सेंटीमीटर। परिमिति मतलब कि परिमाप, अर्थात पी का वैल्यू कितना दिया है आपको, 56, मतलब कि मेरे को आगे इक्वेशन में ज़रूरत पड़ेगा 56 बराबर 2 गुना एल प्लस बी करने का। ठीक, आयत का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है मतलब कि ए का वैल्यू बताना है। अब देखो, मैं हमेशा किस में जाता हूँ, आपको जो पूछा गया है वो, आपको जो पूछा गया है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, आपको पूछा क्या गया है, एरिया। मेरे को पता है कि एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, क्या लेंथ दिया है डायरेक्ट, ठीक है, ये तो अनुपात है ना, लेंथ का वैल्यू 3 है, चौड़ाई का वैल्यू आपके पास 4 है, ऐसे नहीं बोल देना, ये तो अनुपात है उसका। हो सकता है कि ये 3/4 हो, मतलब लंबाई 3 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, या 6 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कंफर्म मेरे को ये नहीं बोल सकता मैं अभी कि लेंथ 3 है और विड्थ आपके पास 4 है करके। तो मेरे को L इंटू बी करना है, L का ज़रूरत पड़ने वाला है, B का ज़रूरत पड़ने वाला है। अब वही बात, L कैसे निकलेगा, B कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हिंट है यहाँ पे, देख रहे हैं परिमिति क्या है, इसको इक्वेशन 1 बोल के रखता हूँ, इसको आगे हल करेंगे। चूँकि परिमिति ना, परिमिति क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। पेरीमीटर का मान अपने को दिया है, परिमिति का मान, परिमाप का कितना, 56 बराबर 2 गुना L प्लस बी। यहाँ से तिर्यक गुणा अगर हम लोग करेंगे तो ये कैंसल आउट होगा, 56 2 से 28 बार में, तो 28 के बराबर क्या आ गया, L प्लस बी। अब ध्यान दें, आपके पास L प्लस बी हो गया, ठीक है। अब आपको रेशियो भी दिया है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, L डिवाइडेड बाई बी का, और क्या दिया है आपको, L डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू क्या दिया है, 3/4 दिया है। मतलब L कितना यूनिट है, 3x, L का मान अगर 3x बोलूँ तो B का मान कितना हो जाएगा, 4x। तो अगर ऐसा रखना चाहें तो रखें, क्या बोला, 28 बराबर L का वैल्यू कितना बोले, 3 नहीं रखना है डायरेक्ट ना, क्योंकि वो 3 यूनिट है। अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या होगा, 3x, लंबाई कितना हो गया 3x, और चौड़ाई कितना हो गया 4x। ठीक है, x आपका क्या है, एक फैक्टर है जो उसमें गुना होगा। अब वो उसका मान कितना है नहीं पता x का, वही निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से कितना हुआ, 4x 3x 7x, अर्थात 28 का मान 28 बराबर हो गया 7x। यहाँ से x बराबर कितना मिल गया, 7 उस पर जाएगा तो 7 चौक 28। x का मान कितना मिला, x का मान मिला अपने को 4। अब इसके सहारे मैं किसका मान निकाल के बैठ सकता हूँ, इसके सहारे x का मान 4 मिल गया, इसलिए लंबाई, आपने लंबाई कितना बोला था अभी, 3x। तो जब x का मान 4 तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। चौड़ाई का मान आपने बोला 4x, तो 4 गुना 4 16। ठीक है, अब एक्चुअल में आपको समझ में आ गया कि लंबाई कितना है, 12 मीटर की सेंटीमीटर। डाटा बताएगा कि मीटर में लिखा है कि सेंटीमीटर। देखो 56 सेंटीमीटर लिखा, मतलब कि ये भी क्या आएगा आपका सेंटीमीटर ना, लंबाई और चौड़ाई। अब बहुत आसान काम बचा आपके लिए, एरिया क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई गुना किया जाए, 12 गुना 16, तो 12 16 दूनी 32,
ठीक है, 3 बचा, 16 एकम 16, 16 3 19, तो 192 एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ए ऑप्शन बस दिख रहा है, 192 है, फिर 144, 196 और 158। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया सही, तो आगे की 3 ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ा है, फिर भी मैं बता दिया अगला 3 ऑप्शन क्या है इसमें, 144, 196 और 158। अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, आपको फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में पूछा जो गया है उस पर, और उसको निकालने के लिए आपको क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वही तो सब जुगाड़ किया हूँ मैं अभी यहाँ पे। देखते जाएं आगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अब। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आयताकार मैदान, जैसे आयताकार मैदान बोला, आयत बोला, आपके दिमाग में आयत का क्षेत्र आ जाना चाहिए। 12 मीटर गुना 16 मीटर है। इसका बोलने का मतलब क्या है, लंबाई का मान 12 मीटर और चौड़ाई का मान क्या है 16 मीटर। कभी भी ऐसे डाटा दिया मतलब एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। विकर्ण की लंबाई आपको पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा पेन जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि विकर्ण D1 या D2 बोल लो, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग, ये देख रहे हैं ना फार्मूला, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब आपको वर्ग वगैरह अच्छे से याद रहना चाहिए, 16 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन पाए और समय बच पाए। तो अंडर रूट ऑफ 12 का वर्ग कितना हो गया 144 प्लस 16 का वर्ग कितना हो गया 256। 256 को 144 के साथ जोड़ा जाए तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 400। अंडर रूट ऑफ 400 बोलने का मतलब कि अंडर रूट ऑफ 20 का वर्ग, 400 किसका वर्ग होता है 20 का, अर्थात 400 बाहर निकलेगा तो वो क्या बनेगा 20। डायगोनल है, डायगोनल भी एक तरह का लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक जो आएगा क्या आएगा सेंटीमीटर। अच्छा देखो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, मीटर में दिया है, तो ये इसका मात्रक क्या आएगा मीटर। ठीक है, तो आंसर है आपके पास 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सरल प्रश्न था, लेकिन ऐसे सरल सरल प्रश्नों में भी फंस जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कठिन स्तर के प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल सरल भी पढ़ाऊँगा, मॉडरेट लेवल का और उससे हार्ड लेवल भी जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखें हम। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। क्या समझ में आया कि लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक हो सकता है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो लंबाई कितना होगा, बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, यही तो समझा रहे हैं। और देखें, और उसकी परिसीमा, परिमिति, परिसीमा, परिमाप, पेरीमीटर सब एक ही चीज़ है। परिसीमा मतलब कि 44 सेंटीमीटर, तो दिमाग में आया कि पी का वैल्यू कितना दिया गया है 44। आयत का मेरे को क्षेत्रफल बताना है। आयत का क्षेत्रफल बताने के लिए लंबाई का मान का ज़रूरत है और चौड़ाई का। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का डायरेक्ट मान नहीं दिया है, वो आपको हिंट दिया कि ऐसा ऐसा सब चीज़ है, इसके सहारे आप क्या करो, लंबाई और चौड़ाई का मान निकालो। आपने लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल डाला तो आयत का क्षेत्रफल निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए कि इस परिसीमा को फोकस किया जाए, ताकि पी का मान रखो और उसी के सहारे निकले चीज़ें। पी का मान देखें, पी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास 2 × L+B। चलें, पी का मान क्या बोला इसने 44 सेंटीमीटर बराबर 2। अब ध्यान देना, एल को मैं कैसे लिख रहा हूँ, बी को ना बी रहने देता हूँ। ठीक है, बी को बी रहने देता हूँ, मतलब चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देता हूँ। चौड़ाई का मान कितना बोल लिया मैं बी, तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा देखना, बी में 2 अधिक हो जाएगा लंबाई का मान। मैं नहीं कर रहा हूँ अपने से, यहाँ पे प्रश्न बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक। तो यदि चौड़ाई को आपने b माना है तो लंबाई क्या हो जाएगा b में 2 अधिक। अब देखो मैंने डाटा को किसमें, एक ही वेरिएबल में यहाँ अरेंज कर लिया b और b में, ताकि अब एक ही इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन में b का मान निकल जाए। b का मान निकल लिया तो आपको पता है कि l का मान क्या है b+2, तो l का भी मान निकल जाएगा। b और l का मान निकल गया तो एरिया का मान निकल जाएगा। अब देखें 2 से ये कैंसल आउट हो गया 22 बार में, इधर क्या आपके पास 2b+2। ठीक है, 2 इस बार पक्षांतर होगा तो ये क्या देगा आपको 20 के बराबर में आ जाएगा आपका 2b। यहाँ से b का वैल्यू कितना हो गया 2×20, तो ये है आपका b का वैल्यू। अब इसलिए देखें, इसलिए l का वैल्यू क्या आएगा, आपने अभी बोला था कि चौड़ाई से कितना अधिक है, वो प्रश्न में बोला था ना चौड़ाई से 2 अधिक है, तो b+2 बोलने का मतलब कितना आ गया 12, 10 2 12 सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सब 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा आपके पास काम बचा, इसलिए आपको क्या निकालना है प्रश्न में, एरिया। एरिया इक्वल्स टू क्या है आपके पास, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान
12 गुना चौड़ाई का मान 10 तो 12 दहम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर सोचोगे कि ये अपने पास फार्मूला रट ली और हो गया काम, चुपचाप जैसे आएगा प्रश्न चुपचाप फार्मूला लगा के आंसर निकाल देना है। देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी मैं आंसर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ रहा है। वो प्रोसेस क्या है, प्रश्न के कथन के अनुसार है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपका ये जो चैप्टर बहुत लोगों को तकलीफ होता है, खासकर 3 चैप्टर में। एक है आपके पास ज्योमेट्री वाला चैप्टर, एक है ये क्षेत्रफल वाला चैप्टर, और इसके बाद आएगा आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये 3 चैप्टर में ना तकलीफ होता है। अब ये क्यों तकलीफ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को फार्मूला याद नहीं है, ऐसा करके बार बार शिकायत। तो फार्मूला ऐसे याद नहीं होता, फार्मूला याद होता है आपका एक बार फार्मूला को करें, जैसे कि मैंने ये फार्मूला किया। अब इससे संबंधित मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला किया और इससे संबंधित जो प्रश्न है उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करूँगा, तब मेरे को वो फार्मूला याद होगा। प्रश्नों को प्रैक्टिस करते करते मेरे को समझ में आएगा कि प्रश्न और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स को आप पढ़ कर पास नहीं कर सकते हो या पढ़ के निकाल नहीं सकते उसके प्रश्नों को, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम में जो प्रेशर है वो हैंडल होता है और समय में मैथ्स का क्वेश्चन हो पाता है। अगला प्रश्न मैं देखूँगा इसके आगे, और अभी पूरा आयत का प्रश्न चलने वाला है। आगे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम। देखें क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, एक आयताकार प्लास्टिक की सीटों की मापें 65 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी कीमत अपने को ज्ञात करना है। दिमाग में फार्मूला सेट रहना चाहिए। फार्मूला सेट रहने के अलावा आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। देखो इसने क्या बोला, एक आयताकार प्लास्टिक की सीट है जिसका लंबाई क्या समझ में आ रहा है 65 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना समझ में आ रहा है 40 सेंटीमीटर। अब ये बोला कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर मतलब कि हर एक वर्ग मीटर का कीमत कितना है 20 रुपये है, और हर एक वर्ग मीटर का कीमत यदि 20 रुपये है तो टोटल जितना वर्ग मीटर आएगा उसका अपने को कीमत बताना है। तो टोटल वर्ग मीटर बोलने का मतलब एक लाइन का है ये प्रश्न कि आंसर इसका सॉल्यूशन ना चौथा कि एक तो एरिया क्या होता है आपके पास, कीमत अगर निकालना है कुल कीमत, तो एरिया क्या हो गया 65 गुना 40। ठीक है, अच्छा और एक बात, ये 65 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या लिखा है प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि इनको मेरे को किस में लिखना चाहिए, मीटर में लिखना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात, 65 सेंटीमीटर को मैं मीटर बनाऊंगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो ये बन गया आपका मीटर, क्योंकि हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, तो ये मीटर बन गया। अब 65 गुना 40 ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर बना लिया जाए, तो इसको भी 100 से भाग लगाया जाए। अब ये जो आंसर आएगा ये एरिया है ना, और एरिया किस में आ गया आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू 20 रुपये है, तो ये टोटल जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसका वैल्यू निकालना है, तो इसके साथ मेरे को क्या गुणा करना चाहिए 20 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ से देखें जो कट रहे कटाएं, 1 0 1 0 1 0 और ये 1 0 कैंसल आउट हो गया, और कुछ कट रहे तो कटा सकते हैं, जैसे कि ये 5 से 13 बार में और ये 5 से 20 बार में, और कट रहे 4 से 5 बार में। ठीक है, तो क्या बच गया अपने पास 13 बचा ऊपर में, 2 बचा मतलब कि 13 दूनी 26, नीचे में बच गया अपने पास 5 और कुछ नहीं बचा है। फिर इसको हल किया जाए, 5 पंचे 25, दशमलव लगेगा, एक जो बचा था वो 10 बनेगा, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 5.2 रुपये। अब देखो ये 5.2 रुपये बोलने का मतलब 5 रुपये और 2 पैसा नहीं है। अगर ये 0.2 लिखा रहता तब बोलते कि आप 5 रुपया और 2 पैसा, 0.2 लिखा है इसका मतलब इसके आगे क्या डाल सकते हो आप 0, तो ये 5 रुपये और 20 पैसा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर है। एक लाइन का था ये, बस समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, क्या चीज़ निकालने को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 5 में क्या लिखा है, किसी आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर तथा भरे टैंक में पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टैंक में पानी की गहराई अपने को बताना है। प्रश्न क्या समझ में आया कि एक आयताकार टंकी है, ठीक है, आयताकार आधार वाला टैंक, ये आयताकार आधार वाला एक टैंक हो गया।
ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा, कुछ ऊंचाई होगा ऐसे, लंबाई करके आपको दिखेगा ये ऊंचाई होगा ऐसे, तो ये ऊंचाई होगा, तो ये ऊंचाई ही कितना है ये बोल रहे हैं। ऊंचाई मतलब कि टैंक के लिए क्या हो गया, गहराई, तो इसी को आपको बोल रहे हैं कि गहराई कितना होगा करके प्रश्न में। तो अगर मैं बोलूं तो ये जो क्षेत्रफल है ये आपको दिया है, टैंक का क्षेत्रफल कितना दिया, 6500 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया क्या दिया आपको, 6500 वर्ग सेंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि इसका आयतन ना, अगर मैं इसका आयतन निकालूं तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके LBH। तो L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू आपको क्या दिया है, 2.6 घन मीटर दिया है। अब इस बात को ध्यान से देखें, घन मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर। अब आपको ऑप्शन भी देखना ना कि गहराई किस में पूछा हुआ, गहराई किस में दिया है आपको ऑप्शन में, मीटर में दिया है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटीमीटर में जो डाटा दिख रहा है उसको आप किस में बदल डालें, मीटर में बदल डालें, तभी तो आपका आंसर मीटर में आएगा। तो और एक बात, एरिया कितना दिया है, 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो एरिया इक्वल टू और क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि L इंटू बी का मान क्या है, 6500। अर्थात इस वैल्यू में L इंटू बी के जगह क्या रखा जा सकता है, 6500। लेकिन ध्यान देंगे ये 6500 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करूँ तो फिर से सुने कि सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज किया जाता है तो डिवाइड लगाया जाता है वैल्यू को 100 से, तो ये बन जाता है आपका मीटर, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डिवाइड किससे किया जाएगा, आपका 10,000 से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 शून्य तो यहाँ पे 4 शून्य, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अब क्या बनेगा, ये मीटर स्क्वायर। मतलब कि 6500 को यदि मैं 10,000 से भाग लगा दूँ तो वो 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर ना रह के अब वो क्या बन जाएगा, 6500 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी के जगह में 6500 बटे क्या लिख सकता हूँ मैं, 10,000, ठीक है। इंटू क्या है यहाँ पे H इक्वल्स टू इधर क्या चल रहा है, 2.6। इसको सिंपल सा हम लोग क्या करते जाते हैं, हल करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो गया, ये यहाँ से 2 शून्य और ये 2 शून्य कैंसल आउट हो गया, और इसको हल करना है या तिर्यक गुना भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहीं से। H इक्वल्स टू 2.6 गुना 100, तिर्यक गुना हुआ तो ऊपर गया, बटे में 65 आया, बटे में 65। अब फिर से ध्यान से सुनने वाली बात कि ये दशमलव है, दशमलव का रोल आपको ख़त्म करना है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 26 गुना 100 बटे में नीचे में 1 शून्य लग जाएगा 65 के साथ, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक था। यहाँ से शून्य खत्म, यहाँ से 5 दूनी 10, और ये 5 से इसको भाग लगाया जाए तो 13 बार में, 13 पंचे 65 करके। अब 13 से इसको भाग लगाएंगे 26 को, तो 13 दूनी 26, तो 2 बच गए ना यहाँ पे 13, और ये दूनी में तो 2 बच गया यहाँ पे, 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 मीटर ना, मीटर। देखो यहीं पे समस्या होता है, क्या चीज़ का आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, तो 2 दूनी 4 मीटर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कन्वर्ट करने आना चाहिए, और कन्वर्ट करने के लिए बताया कि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो वैल्यू को 100 से भाग लगाएं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 अर्थात 4 शून्य वाले संख्या से भाग जाएगा। अगर क्यूब में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है तो भाग लगाना पड़ेगा आपको 6 शून्य वाले संख्या से, ठीक है। अब इतने तक समझ में आया होगा। मैं इसके आगे और प्रश्न लूँगा अगले वीडियो में आयत से ही संबंधित। प्रैक्टिस फुल करवाना है, इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो मैं यहाँ पे लेते जा रहा हूँ। मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।